हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का जीके विद सांकला जी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बालुका स्तूपों के बारे में। जैसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, और ये कुछ छोटी मोटी जानकारी लेंगे कैसे बनते हैं, इनका प्रकार कैसा होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। लेकिन इनसे पहले कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मरुस्थल है, तो ये मरुस्थल में बनते हैं। तो मरुस्थल में इर्ग क्या होता है, हमादा क्या होता है, रेग क्या होता है ना, इनके बारे में कुछ मौखिक रूप से बता देता हूँ। तो इर्ग क्या होता है, तो इर्ग जो मरुस्थल का जो संपूर्ण रेतीला भाग है उसे हम इर्ग कहते हैं। रेतीले भाग को क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं। ये जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक विस्तारित है इर्ग। फिर हमादा, तो हमादा हम चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं जहाँ रेत कम मिलती है। फिर रेग, रेग होता है इर्ग और हमादा का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। फिर एक और है जो इंसलबर्ग बोलते हैं। इंसलबर्ग किसे कहते हैं, जो रेगिस्तान में जो चट्टानें मिलती हैं, रेगिस्तान में चट्टानें मिलती हैं। ऐसे मान लो कि ये चट्टान है, ठीक है, और ये हवा के वेग से हवा चलती है तो ये ऊपर ऐसे इसका क्षरण होता है, ये घिस जाते हैं ऊपर से, तो ये गोल मटोल हो जाते हैं ऐसे। तो इन्हें ही इर्ग कहते हैं, मतलब चिकने हो जाते हैं, चिकने गड्ढे, है ना। तो इन्हें इंसलबर्ग बोलते हैं, इन्हीं पत्थरों को, चट्टानों को। तो अनुप्रस्थ, चलो अब अनुप्रस्थ के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की ऊंचाई होती है 10 से 40 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर। पवन की दिशा के समकोण पर किस तरह से, जैसे मान लो कि हवा इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये हवा चल रही है इस तरफ, ये जा रही है हवा, और ये कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे हवा के समकोण पर इनको काटते हुए, ठीक। और ये बनते कैसे हैं, जब हवा दीर्घ काल तक एक ही दिशा में चलती रहती है तब इनका निर्माण होता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का निर्माण कैसे होता है, हवा के दिशा की समकोण पर बनते हैं, ठीक है, याद रखना कैसे, हवा इस तरफ से चल रही है तो ये ऐसे बनेगी। फिर इनकी आकृति कैसी होती है, तो ये अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे, अर्धचंद्राकार, तलवार जैसे, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये बरखान और पैराबोलिक या परवलयी, पैराबोलिक या परवलयी। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो बरखान शब्द है ये किसने दिया था, तो ये रूस के प्रकृति वैज्ञानी थे। कौन थे, रूस के प्रकृति वैज्ञानी अलेक्जेंडर वॉन मिडेंडॉर्फ। कौन थे, रूस के थे प्रकृति वैज्ञानी अलेक्जेंडर मिडेंडॉर्फ थे, मिडेंडॉर्फ, ठीक है, ये प्रकृति वैज्ञानी थे, इन्होंने बरखान नाम दिया। और ये कहाँ मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप झुंझुनू में मिलते हैं, चूरू में मिलते हैं, पुगल बीकानेर में मिलते हैं, रावतसर हनुमानगढ़ में मिलते हैं, और सूरतगढ़ गंगानगर में मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहला प्रकार है बरखान, बरखान बालुका स्तूप। ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, तलवार सादृश्य होते हैं, ठीक है, और रंध्र युक्त होते हैं,
स्थानांतरित होते हैं, गतिशील होते हैं, वनस्पति विहीन होते हैं। वनस्पति विहीन मतलब इन जो ये टीले हैं, कौन से, बरखान टीले, इन पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। ये लगभग एक वर्ष में 6 से 12 मीटर तक ये आगे बढ़ जाते हैं। यह सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी भी यही होते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक गतिशील कौन से बालू का स्तूप है, तो बरखान है, और सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं। ये नवीन होते हैं। नवीन कैसे होते हैं? ये स्थानांतरित होते रहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं ये आगे, जो ये आगे बढ़ने को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं ना, तो वही यही। और ये पवन के समकोण पर बनते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? सिक्कर में, सूरतगढ़ में। कौन से? बरखान, सिक्कर, सूरतगढ़, लूणकरणसर और करनी माता देशनोक में, भालेरी चूरू में और ओसिया जोधपुर में ये मिलते हैं। ये देखो मैंने एक कुछ चित्र बनाया है, बरखान जो टिल्ला होता है, बालू का स्तूप होता है उसका। ये चांद की आकृति के होते हैं, है ना, अर्धचंद्राकार। ऐसे ही तलवार भी होती है, ये स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे कि हवा चल रही है तो इनका जो पवनानुमुखी ढाल है ना, वो तो होता है मंद, है ना। ये हवा चल रही है ऐसे, तो नहीं, इस तरफ से चल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे हवा चल रही है, तो यहाँ से मिट्टी उड़कर आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी। तो ये वाला ढाल तो है ना, ये तो मंद होता है, और ये इधर का ये वाला ढाल एकदम तीव्र होता है, मतलब खड़ा होता है एकदम से, ठीक है ना। तो ये देखिए, पवनानुवर्ती ढाल मंद और उत्तल होता है, ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ का ढाल तीव्र होता है। और ये अर्धचंद्र के दोनों नुकीले हिस्से, जो इन्हें कहते हैं स्तूप संघ। क्या कहते हैं? स्तूप संघ कहते हैं इसे। ये ना नुकीले भाग, ये वाले, इनको संघ कहते हैं। अगर ये हवा के वेग से, मान लो कि ये वाला हिस्सा कट गया, है ना, यहाँ की मिट्टी उड़कर आगे की तरफ चली गई, तो इन्हीं टीलों को, ये इनके जो नुकीले भाग है ना, ये कट जाते हैं। तो इन्हीं को कटने के बाद इन्हें सीप कहते हैं। कटने के बाद कहते हैं, किसे? सीप, कटने के बाद। और ये सीप बालू का स्तूप होते हैं, ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होते हैं। लेकिन जब तक ये अर्धचंद्राकार रहेंगे तो इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा भाग कौन सा था? पैराबोलिक या परवलयी बालू का स्तूप। तो ये अनुप्रस्थ तो है ही, है ना, और ये भी पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। और ये हेयर पिन जैसे होते हैं, जैसे महिलाएं अपने बालों में डालती है ना हेयर पिन, वैसे होते हैं। और यह बड़ी वनस्पति के अवरोध पर बनते हैं। जो बड़ी बड़ी घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं, उनके अवरोध के कारण, उनके मिट्टी इनके आगे आकर लग जाती है, ये तब बनते हैं, ठीक। ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक कौन से टीले मिलते हैं? पैराबोलिक या परवलयी टीले स्तूप मिलते हैं। ये बाड़मेर में सबसे अधिक मिलते हैं, जैसलमेर में, फिर जोधपुर में भी ये मिलते हैं। और इनकी आकृति ऐसी होती है पैराबोलिक की, ये देख लीजिए, ये हेयरपिन जैसे हो गए ना, ऐसे आगे से नुकीले, पीछे से ये ऊंचे उठे हुए, है ना। तो ऐसे ये बालू का स्तूप मिलते हैं। अब दूसरा प्रकार है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कौन सा है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये है राज्य में सबसे चौड़े बालू का स्तूप माने जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है ना, ये प्रश्न आ जाए कि सबसे चौड़े बालू का स्तूप कौन से हैं, तो ये है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। और यह है पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। ये कैसे बनेंगे? देखो, अनुप्रस्थ तो कैसे बना था
कि हवा चल रही, ऐसे इस तरफ चल रही है हवा, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तो हवा को काटते हुए ऐसे बनते हैं, और ये कौन से अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य कैसे बनेंगे? मान लो कि हवा इसी तरफ चल रही है ये, और ये तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप इसी के समानांतर ही बनेंगे, इसी के समानांतर ही, ऐसे हवा के साथ साथ, हवा के साथ साथ बनेंगे। जैसे कि वो अरब सागरीय मानसून के समानांतर है ना अरावली पर्वतमाला, उसी के उस हिसाब से ये बनेंगे। तो इन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। और इनके प्रकार हैं, ये 3 प्रकार के हैं। ये कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के। एक तो सिप मैंने बताया था कि कैसे बनते हैं। एक पवन विमुख रेखी और वनस्पति युक्त रेखी। मतलब वनस्पति विहीन तो कौन से हैं? अनुप्रस्थ हैं, याद रखना। मतलब उनमें कोई प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। और अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, इनमें वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति में मतलब इनके टीलों पर, स्तूपों पर, टिब्बों पर कुछ न कुछ झाड़ियाँ, घास ये उगी रहती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? कौन से? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो ये सबसे अधिक रामगढ़ जैसलमेर में ज़्यादा मिलते हैं, और उनके बाद ये बाड़मेर, जोधपुर में भी मिलते हैं। अब आगे है तारा बालू का स्तूप। जो तारा की आकृति के होते हैं ना, ये अनियमित होते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, ऐसे तारा की आकृति के, तो इन्हें बोलते हैं। तो इनकी आकृति तारा के समान होती है। ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, मतलब श्रृंखला, ये लगातार होते हैं, ऐसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसे ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? अनियतवाही हवाओं के कारण बनते हैं। जो तारा बालू का स्तूप है, ये अनियमित हवाओं के कारण बनते हैं। मतलब कि हवा एक बार तो इधर से आ गई, एक बार इधर से आ गई, ऐसे इनकी जिन हवाओं की निश्चित हवा नहीं होती है, उल्टी सुल्टी चलती रहती है, उन्हीं के कारण ये बालू का स्तूप बनते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? तारा बालू का स्तूप ये हमादा के चारों ओर बनते हैं। जो हमादा जो मरुस्थल है ना, उनके चारों ओर जो चट्टानी मरुस्थल है, उस एरिया के चारों तरफ ये तारा बालू का स्तूप मिलते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? पोखरण में, मोहनगढ़। ये कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण और मोहनगढ़ जैसलमेर में ही सबसे अधिक मिलते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। अब एक और है नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा? नेटवर्क बालू का स्तूप। और ये कहाँ मिलते हैं? ये हनुमानगढ़ से हिसार हरियाणा तक इनका विस्तार है। हनुमानगढ़ से हरियाणा के हिसार तक नेटवर्क बालू का स्तूपों का विस्तार है। और एक और है सब्र काफिज बालू का स्तूप। कौन से? सब्र काफिज बालू का स्तूप। ये कहाँ मिलेंगे? ये है राजस्थान के मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के तने के पास पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं सब्र काफिज? ये राज्य के मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के तने के पास पाए जाते हैं, ठीक है। ये था एक छोटा सा टॉपिक था, ध्यान से देखना। थैंक यू।